नमस्कार दोस्तों, एडू मैजिक्स में आप सबका स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं कंप्लीट जीके रिवीजन का पार्ट 3, अशोक के अभिलेख। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अशोक के अभिलेखों के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, बिकॉज मौर्य सम्राट अशोक के जो अभिलेख है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज शुरू करते हैं अशोक के अभिलेख। मौर्य सम्राट अशोक के इतिहास की संपूर्ण जानकारी उसके अभिलेखों से मिलती है और यह माना जाता है कि अशोक को अभिलेखों की प्रेरणा ईरान के शासक डेरियस से मिली थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अशोक को अभिलेखों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी। ये ईरान के शासक डेरियस से मिली थी। अशोक के लगभग कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? अशोक के लगभग 40 अभिलेख प्राप्त हुए हैं और ये क्रमशः ब्राह्मी, खरोष्ठी और अरमाइक ग्रीक लिपियों में लिखे गए हैं। अब देखो, ग्रीक और अरमाइक लिपि का जो अभिलेख मिले हैं ना, वो हमें अफगानिस्तान से मिले हैं। खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से मिले हैं। शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। अब हमें ये याद कैसे रखना है? देखो, अरमाइक आ गया, इसका मतलब इसको रिलेट कर दो अफगानिस्तान, ऐसे अरमाइक और ऐसे अफगानिस्तान। और खरोष्टी लिपि जो होती है ना, खरोष्टी लिपि, ये दाईं साइड से, मतलब यहाँ इस साइड से लेके दाईं साइड से लेके और बाईं साइड तक लिखी जाती है। जैसे उर्दू लिखी जाती है, तो उर्दू की तरह जो लिखी जाती है उस लिपि को उस लिपि का क्या नाम है? खरोष्टी लिपि। और उर्दू मुख्यतः कहाँ बोली जाती है? वो पाकिस्तान में बोली जाती है। तो खरोष्टी लिपि कहाँ से संबंधित है? पाकिस्तान से संबंधित है। और ब्राह्मी ब्रह्मा जी से संबंधित है, ऐसे मान लेते हैं। ब्रह्मा जी का पूजन सबसे ज़्यादा ब्रह्मा जी को कहाँ पूजा जाता है? भारत में पूजा जाता है। तो ब्राह्मी लिपि भारत से संबंधित है। अगर आपके पास सवाल आता है कि ग्रीक और अरमाइक लिपि का संबंध कहाँ से, किससे है, तो हम बता देंगे कि वो अफगानिस्तान से है। खरोष्टी लिपि का संबंध कहाँ से है? ये पश्चिम पाकिस्तान से है। तथा शेष भारत में कौन सी लिपि के अभिलेख मिले हैं? ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। ये देखिए, खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। सम्राट अशोक के ब्राह्मी लिपि में लिखित संदेश को सर्वप्रथम अलेक्जेंडर कनिंघम के सहकर्मी जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। कब पढ़ा था? 1837 में। ये जो फादर ऑफ आर्कियोलॉजी है ना, उनके कलीग थे जेम्स प्रिंसेप। उन्होंने ही सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का कार्य किया था। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख और तीसरा गुहालेख। जो पत्थरों पर लिखे गए उनको बोला गया शिलालेख। स्तंभलेख जो एक पिलर बनाया और उनके ऊपर लिखे गए उनको बोला गया स्तंभलेख। और गुहालेख जो गुफाओं की दीवारों पे लिखे गए उन्हें कहा गया गुहालेख। अब अशोक के शिलालेख की सर्वप्रथम जो सबसे पहले जो खोज की थी वो 1750 ईस्वी में पाब्रेटी फैंथलर ने की थी। अब क्वेश्चन आपको 2 तरीके से घुमा सकता है। पढ़ने का श्रेय सबसे पहले किसको जाता है? वो जेम्स प्रिंसेप को जाता है 1837 में। लेकिन जो खोज हुई थी ना, वो पहले हो चुकी थी, 1750 में ही हो चुकी थी खोज तो। और वो किसने की थी? पाब्रेटी फैंथलर ने। ये दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना है कि एग्जामिनर हमसे क्या पूछ रहा है। खोज के बारे में पूछ रहा है तो आंसर आएगा पाब्रेटी फैंथलर। लेकिन अगर वो हमसे पूछ रहा है कि सबसे पहले सर्वप्रथम कब पढ़ा गया, तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया। और शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14 है। शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14 शिलालेख है। अब इनमें कुछ जो मुख्य हैं वो मैंने रेड कलर से हाईलाइट किए हुए हैं। बाकी जो एक बार पढ़ने तो सारे ही हैं, आपको कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर। पहला शिलालेख, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा शिलालेख, इसमें अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। इसका मतलब क्या है? हमें यह पता चलता है कि उस टाइम भी पशु चिकित्सक भी थे और मानव चिकित्सक भी मौजूद थे अशोक के काल में। तीसरा शिलालेख, इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। और इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। अब अगर सवाल आता है कि कौन से शिलालेख में धार्मिक नियमों का उल्लेख किया गया है, तो वो अशोक का कौन सा शिलालेख है? वो तीसरा शिलालेख है। चौथा शिलालेख, इस अभिलेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा कौन से शिलालेख में की गई है? वो चौथे शिलालेख में की गई है। पांचवा शिलालेख, इस शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। छठा शिलालेख, इसमें आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है कि आदमी अपनी इंद्रियों पे कैसे नियंत्रण कर सकता है।
7वां एवं 8वां, इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। ये दोनों एक साथ ही पढ़े जाते हैं, 7वां और 8वां। इसमें अशोक की जो तीर्थ यात्राएं, जो अशोक ने जो अपने जीवन काल में तीर्थ यात्राएं की गई थी, उनका उल्लेख कहाँ मिलेगा? 7वें और 8वें शिलालेख में मिलेगा। 9वां शिलालेख, इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। 10वां शिलालेख, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। 11वां शिलालेख, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। अब हमें कंफ्यूज नहीं होना है 11वें शिलालेख में और उसमें चौथे शिलालेख में। चौथे शिलालेख में तो क्या है, भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है, लेकिन जो 11वां शिलालेख है उसमें केवल धम्म घोष की या धम्म की व्याख्या की गई है। 12वां शिलालेख में क्या है, इसमें स्त्री मामात्रों की नियुक्ति की गई है तथा सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। 13वां शिलालेख, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आज तक सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछे गए हों 13वें शिलालेख से पूछे गए हैं। इसमें कलिंग के युद्ध का वर्णन किया गया है कि जिस कलिंग के युद्ध के वर्णन के बाद से जो सम्राट अशोक था उनका हृदय परिवर्तित हो गया था। और इसी में 5 यवन राजाओं के नामों का उल्लेख है जहां उसने धम्म के प्रचारक भेजे। 14वां शिलालेख, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। अब जब 14वां शिलालेख लिखा गया तब तक जो सम्राट अशोक थे वो युद्ध वगैरह से ऊब चुके थे और वो इतनी मारकाट देख चुके थे, अब वो धर्म की शरण में चले गए थे और उन्होंने कहा कि अब धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया जाए लोगों को, ये युद्ध वगैरह सब बंद किए जाए। अब हम बात करते हैं अशोक के स्तंभ लेख। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में। ब्राह्मी लिपि में क्या, इसका मतलब इससे आप क्या समझ सकते हो कि वो कहाँ पे है? भारत में स्थित है। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। अब पहला है प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख को पहले कौशाम्बी का अभिलेख भी कहा जाता था, ये कौशाम्बी में था। अब इसको प्रयाग कौन लेके आया? प्रयाग बोले तो इलाहाबाद, इलाहाबाद में कौन लेके आया इसको? अकबर लेके आया। दिल्ली टोपरा, अब दिल्ली का संबंध जो है वो किससे है? फिरोज शाह तुगलक से, फिरोज शाह कोटला से। आप ध्यान रखना उसका संबंध किससे है? फिरोज शाह तुगलक से दिल्ली का। अब दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ, ये दोनों फिरोज शाह तुगलक लेके आए दिल्ली। अब जो दिल्ली टोपरा वाला है ये टोपरा से दिल्ली लेके आया, और जो दिल्ली मेरठ वाला है ये पहले मेरठ में था और अब कहाँ है? अब ये दिल्ली में है। अब रामपुरवा का जो अभिलेख है, यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थित है और इसकी खोज 1872 में कार्लायल ने की थी। किसने की थी? कार्लायल ने। सिर्फ इसका नाम ध्यान रखना है कि जो रामपुरवा का जो अभिलेख है उसकी खोज 1872 में हुई और किसने की थी? कार्लायल ने की थी। फिर लोरिया अरेराज। लोरिया अरेराज कहाँ पर स्थित है? ये चंपारण बिहार में स्थित है। और लोरिया नंदनगढ़, ये भी चंपारण बिहार में स्थित है। और इससे संबंधित एक फैक्ट ये है कि यहाँ पे मोर का चित्र बना हुआ है लोरिया नंदनगढ़ के अभिलेख पे। अब इनको याद कैसे करना है? 3 अभिलेख तो ऐसे हो गए, प्रयागराज, दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ, ये तो सीधे सीधे याद अपने आप ही हो जाएंगे। और बाकी के जो 3 बचे ना, वो तीनों कहाँ पर स्थित है? वो चंपारण में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? वो चंपारण बिहार में स्थित है। ये हमें सीधे सीधे ध्यान रखना है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। कौशाम्बी का अभिलेख कौन सा है? प्रयाग वाला अभिलेख जो है। अशोक का 7वां अभिलेख, अशोक का जो 7वां अभिलेख है वो सबसे ज़्यादा लंबा है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? रूमिनदेही है। और इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई है। अब आपसे सवाल कैसे पूछा जाएगा? वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है, रूमिनदेही नहीं पूछेगा। अब वो आपसे ये पूछेगा कि अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा कौन से अभिलेख में की गई है? तो वो रूमिनदेही के अभिलेख में की गई है, या लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई है। कैसे भी पूछ सकता है वो। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का सारे कुना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है एग्जाम में। अशोक का सारे कुना कंदहार अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। ये एक इकलौता अभिलेख ऐसा है जो ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। सारे कुना कंदहार, या इसको आप कांधार भी बोल सकते हो, जो वर्तमान में क्या है? कांधार, अफगानिस्तान की राजधानी कांधार। आप इसको कांधार भी बोल सकते हो कंधार की जगह, उस टाइम इसको कंधार बोला जाता था,
अब ये नाम परिवर्तित होकर कांधार हो गया। सारेकुना का जो अभिलेख है वो ग्रीक और अरमाइक भाषाओं में मैंने पढ़ा था। अरमाइक से आप ध्यान रखना, ऐसे शुरू है तो अफगानिस्तान में बोली जाती है, तो ये अफगानिस्तान में ही स्थित है। अब ये सवाल इस बार आरआरबी एनटीपीसी 16 जून शिफ्ट 3 में पूछा गया था कि अशोक के सारनाथ का जो स्तंभ है उसको अशोक स्तंभ के नाम से जाना जाता है। तो सवाल ये आया था कि जो अशोक स्तंभ जो है वो किससे बना हुआ है, वो चूनार के बलुआ पत्थर या सैंडस्टोन से बना हुआ है। ठीक है, अब जो हमारा अशोक स्तंभ है उसको सारनाथ का स्तंभ भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित है। ठीक है, और इसमें 4 शेर एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठे हुए हैं। देखो, एक शेर ये है, एक ये है और एक ये है, और एक इस वाले के जस्ट पीछे इसकी पीठ से पीठ सटे हुए एक शेर ये है। अब हम बात कर लेते हैं अशोक के गुहा लेख। अशोक के गुहा लेखों के बारे में ल्यूसेंट में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसके लिए मैंने बाहर के जो सोर्सेज है वो फॉलो किए हैं। चलिए देख लेते हैं, और ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है, बस एक बार पढ़ लेना कि कहीं से कोई सवाल आ जाए तो आप उसको छोड़ के ना आए। दक्षिण बिहार के गया जिले में बिहार में बहुत सारे अभिलेख मिले हैं, और गुहा लेख जो है ना मुख्यतः आपको बिहार में ही मिलेंगे। जिले में स्थित बराबर नामक 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण प्राप्त हुए हैं। कौन से नाम की? बराबर नाम की 3 गुफाएं हैं, उनके ऊपर अशोक के लेख मिले हैं, और इन सभी की भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी है। ठीक है, केवल 2 अभिलेख शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी ना होकर खरोष्ठी है। शाहबाजगढ़ी तथा मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी ना होकर कौन सी है? खरोष्ठी है। अब खरोष्ठी लिपि मैंने बताया था, ये दाईं से और बाईं ओर लिखी जाती है। अशोक ने बिहार में बराबर की पहाड़ियों कटवाकर कितनी गुफाएं बनाई? 3 गुफाएं, सुदामा गुफा, करण चौपार गुफा और विश्व झोपड़ी गुफा। ये 3 जो गुफाएं थी, सुदामा गुफा अगर सवाल आता है कहाँ पर स्थित है, अब ऐसे ही बिल्कुल डीप से सवाल पूछे जा रहे हैं, सुदामा गुफा कहाँ स्थित है, तो बिहार में स्थित है, बिहार के गया में स्थित है। करण चौपार कहाँ पर स्थित है, ये भी बिहार के गया में स्थित है। और विश्व झोपड़ी गुफा ये कहाँ पर स्थित है, ये भी बिहार के गया में स्थित है। ये गुफाएं आजीवक संप्रदाय के जो लोग थे उनको अशोक ने दान में दे दी थी, कि वो सन्यासी किस्म के लोग थे, तो उनको दान में दे दी थी कि आप अब इन गुफाओं में निवास कीजिए। बराबर की पहाड़ियों का आधुनिक नाम खलीवत्रक पर्वत है। सुदामा गुफा तथा विश्व झोपड़ी गुफा का निर्माण राज्याभिषेक के 12वें वर्ष, अब देखिए सुदामा गुफा और विश्व झोपड़ी गुफा जो शुरू की दोनों गुफाएं हैं, उनका जो निर्माण हुआ था जब अशोक का राज्याभिषेक हुआ था उसके 12 वर्ष बाद या उसके 12वें वर्ष में किया गया था। करण चौपार गुफा जो है उसका निर्माण राज्याभिषेक के 19वें वर्ष करवाया, कि जब उसको शासन करते हुए 18 साल पूरे हो गए थे, 19वां साल चल रहा था, तब उसने कौन सी गुफा का निर्माण करवाया? करण चौपार गुफा का। तो गाइज ये था फुल डिटेल वीडियो थी अशोक के अभिलेखों के बारे में। एसएससी एनटीपीसी से संबंधित जो भी सवाल आए हैं वो इस वीडियो के माध्यम से अशोक के अभिलेख से संबंधित जितने भी सवाल आए हैं वो आपके बिल्कुल कवर हो जाएंगे, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और ऐसे ही आप हमारा पार्ट 4 देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम पे फ्री पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो फ्री पीडीएफ के लिए आप हमें हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। पार्ट 4 के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।